तो देखिए, आज एक्सप्लेन करना था मुझे मैथमेटिक्स वाला पार्ट यानी 161 ऑनवर्ड्स 161 के बाद के जितने क्वेश्चंस थे वो समझाने थे। तो 161 क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे देखिए एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। तो आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात है। तो अब इसमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात। और यहाँ दिया हुआ क्या है? एक आयत की चौड़ाई उसके लंबाई की 2/3। यानी रिलेशन क्या हो गया? बी जो है वो 2/3 एल हो गई। ठीक है? तो अब इसमें क्षेत्रफल से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 150 दे दिया है। तो आपको आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात बताना है। जो यहाँ पे दिया हुआ है एक आयत की चौड़ाई जो है, ये यहाँ पे जो दे रखा था, ये चौड़ाई और लंबाई, इसमें जो अनुपात था, अब यहाँ पे कह रहे हैं चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो यही अनुपात है। ठीक है? यानी 2:3 का। तो चौड़ाई जो है ये अगर 2 है तो लंबाई 3 है, तो ये 2/3 हो गया यानी 2/3। ठीक है? तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, b इज इक्वल टू 2/3 L। तो 3b इज इक्वल टू 2L या b/L इज इक्वल टू 2/3, यानी L को इधर नीचे ले आए और इस 3 को इधर ले गए। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? b/L बराबर 2/3, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है? तो क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओके। तो 162 है, अभिषेक के पास 7 रुपए 45 पैसे थे। वो इतने का टॉफी खरीद लेता है। 5 रुपए 30 पैसे की वो टॉफी खरीद लेता है। तो अभिषेक के पास बची हुई धनराशि, तो सीधी बात है, आपके पास पैसे थे उसमें से कुछ खर्च कर दिए तो बचे क्या? बचेंगे वो जो आप खर्च को अगर उसमें से माइनस कर देंगे, जितने थे आपके पास। तो आपके पास 7 रुपए 45 पैसे थे, उसमें से 5 रुपए 30 पैसे घटा दिए तो 2 रुपए 15 पैसे बचे। तो ये जैसे यहाँ घटा के दिखाया है, यही आपको करना था। यानी इसका उत्तर ये पहला वाला होगा, यानी 2.15। ठीक है? अच्छा, एक इसमें नीचे भी था। तो थर्ड ये है। तो 163 ये है। तो 163 में इन्होंने दिया हुआ है कि यदि x बराबर 0 तो इतने का मान 5 के बराबर है। यानी इसमें अगर x की जगह 0 रख दें, x एक ये है, एक ये है। इसमें अगर 0 रख दिया तो ये तो 2x² भी 0 हो जाएगा और x भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? -a+1। और इसका मान कितना है? 5 है, यानी ये पूरा इक्वल टू 5 है। तो -a एक तरफ रहने दिया और ये जो 1 था इसको हम दूसरी तरफ ले गए, इस 1 को राइट हैंड साइड ले गए। तो यहाँ ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 1 गए, 4 बचे। तो ये -a की वैल्यू 4 आई। तो अब माइनस से दोनों तरफ अगर गुणा कर देंगे, या ये समझ लीजिए कि इसको राइट हैंड साइड ले जाएँ, इसको लेफ्ट साइड ले जाएँ तो क्या हो जाएगा? a इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा, यानी a का मान -4 आ जाएगा। ठीक है? तो यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -4, और ये चौथा आंसर। ठीक है? हुँ। तो यहाँ पे
64वां क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहे हैं यदि दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपाती हों, तो यानी कि जैसे कि 3 का प्रतिलोम क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है? इनवर्स। इंग्लिश में जिसे इनवर्स कहते हैं, हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। तो यानी x और y जो है वो इस तरह से रिलेटेड हैं कि दोनों का गुणा जो है वो 1 होगा। अगर 2 चीज़ें प्रतिलोम अनुपात में हैं, यानी x और y जो हैं ये इस तरह से हैं, प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होता है? इस तरह से। यानी अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा आपको, मैं इसको नीचे करता हूँ। अब दिख रहा है? ठीक है। तो यानी x अनुपात किस तरह से होगा? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये कहलाता है प्रतिलोम अनुपात। यानी x और y का सीधा अनुपात नहीं। ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम या उल्टा। तो यहाँ पे जब इस y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x y बराबर 1 हो जाएगा। दोनों का जो गुणा है वो अचर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका चौथा आंसर होगा एक्स वाई का मान अचर है। जब एक दूसरे का उल्टा अनुपात होगा, प्रतिलोम समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर चौथा होगा, यानी एक्स वाई इन दोनों का गुणा एक अचर मान होगा। ठीक है? ये 165 है। इसमें दिया है वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी R इज इक्वल टू 10। तो पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई क्या है? चारों ओर लपेटने का मतलब क्या है? कि ये हो जाएगा इसकी परिधि। ठीक है? तो यानी कि परिधि निकालना है बेसिकली। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ये दे रखी थी 3.14। तो ये 2πr में ये 3.14 रख दिया और r की जगह 10 रख दिया। ये 10 दिया हुआ था तो 10 हमने इसमें यहाँ रख दिया। तो 10 से इनको और इनको गुणा कर देंगे। तो 2 से पहले 3.14 को गुणा किया तो देखिए 6.28 हो गया। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, यानी 62.8 आ जाएगा। यानी इसका उत्तर जो है ये चौथा वाला है, यानी 62.8। ठीक है? हम्म। तो अब यहाँ पे 166वां क्वेश्चन है। 15% वार्षिक दर पर 10,000 उधार लिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा, यानी साधारण ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो ब्याज का फार्मूला होता है इंटरेस्ट, यानी आई, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ब्याज इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है? मूलधन। आर रेट है, दर, और टी समय है। तो वही यहाँ पे देखिए, मूलधन यहाँ पे 10,000 दिया हुआ था। दर जो है यानी इसका जो ब्याज है, ब्याज की जो दर है वो 15% दी हुई थी, तो आर की जगह 15 रख दिया। और समय जो है ये 3 वर्ष दिया हुआ था, तो समय यानी टी की जगह 3 रख दिया बटा 100। इस 100 से इसके 2 जीरो काट दीजिए। 15 थी, 45 हो गया। 45 को 100 से गुणा करेंगे, 4500 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो ये आंसर कहाँ दिया है? ये 3 नंबर पे दिया हुआ था, इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा, यानी 66 का तीसरा। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे इसका घनमूल निकालना। यहाँ देखिए ये छोटा सा 3 निकला लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये वर्गमूल का साइन होता है, अगर 3 लिखा है तो ये घनमूल हो गया। तो यानी कि
इसके फैक्टर करके हर 3 में से 1 लेना है, वो घनमूल कहलाता है। तो हमने इसके फैक्टर कर डाले। तो इसको 19 से भाग दिया तो 361 आ गया, फिर 19 से भाग दिया 19 से, तो ये फिर 19 आ गया, और फिर 19 से भाग दिया तो 1 आ गया। यानी इसके जो फैक्टर हैं वो हो गए 19 गुणा 19 गुणा 19, ठीक है? और इसका है घनमूल। तो घनमूल जब लेते हैं तो जो 3 के सेट हैं उनमें से एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 19, ठीक है? ये इसका आंसर होगा। तो ये पहले नंबर पे दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा, ठीक? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि संख्या 347 स्टार 48 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर आने वाले सबसे छोटे अंक का मान क्या होगा? तो देखिए 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं उसका निकालने का सबसे आसान फार्मूला क्या है कि इसमें जो सम और विषम स्थान है इन पे जो अंक हैं या तो उनका अंतर 0 होगा या उनका अंतर 11 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हमने इन अंकों का मान बराबर होगा वो ट्राई करके देखा यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे 8 स्टार और 4 ये काय पे हैं? ये विषम स्थान पे हैं। तो 8 स्टार और 4 ये हमने लेफ्ट साइड में लिख लिए, और 4, 7 और 3 ये सम स्थानों पे हैं। तो 3, 7, 4 ये राइट हैंड साइड में लिख लिए और इनको आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ 8, 4, 12 हो गए, तो स्टार प्लस 12, और इधर 7, 4, 11 और 3, 14। इस 12 को राइट हैंड साइड ले गए तो स्टार बराबर हो गया 14 माइनस 12, यानी स्टार का सबसे छोटा मान ये 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको चेक करना है तो 3, 4, 7, 2, 4, 8, इसको देखिए 11 से विभाजित होगा कि नहीं? तो 11 तिये 33, एक बचा 17, तो 11 एकन 11 हो गया। अब बचा 6, ठीक है? तो अब आप उतारेंगे इस 2 को, तो 11 पंजे 55, बचा गया 12 में से 5 गए 7। अब ये 4 यहाँ पे ले लीजिए, तो 74 हो गया, 11 छक्के 66, ठीक है? अब बचे 14 में से 6 गए 8, इस 8 को भी यहाँ उतार लीजिए, तो 88 हो गया, ठीक? तो 11 अट्ठे 88, ठीक है? तो पूरी तरह विभाजित हो गया, ये आ गया 31568। तो यानी 2 रखने से पूरी तरह विभाजित हो गया, यही देखना था, ठीक? तो ये इसका आंसर 2 होगा 168 का। तो 2 तो हो गया आपका, अब बचा 169। तो ये क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी 2 समान भुजाएं 2x प्लस 3, ठीक है? तथा इतने हैं। तो 2 समान भुजाएं जो है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, किसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज? जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लीजिए ये और ये बराबर, तो ये दोनों जो हैं समान भुजाएं, ये 2x प्लस 3 दी हुई, हर एक यानी इनमें से 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, और जो तीसरी है वो 3x माइनस 2, ठीक है?
तो अब इसमें कह रहे हैं यदि इसकी तीसरी भुजा इतने हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? यानी कि इन तीनों का योग, और इन तीनों का योग कितना है उसको आप देखिए ऐड करके, तो 2x और 2x और 3x, तो 4 और 3 7x हो गए। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका पूरे का परिमाप हम लें तो कितना आएगा, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और दी थी कि ये दोनों इक्वल नहीं दी थी, ये थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैंने करके रखा था लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है फिर दोबारा इसको देखने में। यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इसकी दो समान भुजाएं इतनी और इतनी है, हमने गलती से इसको अलग अलग ले लिया। हमने दो इसकी मान ली, एक ये और तीसरी ये। तो समान भुजाएं जो हैं उनका इन्होंने अलग समीकरण दे दिया है, ये मैंने करके भी रखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए 4x-1 और 2x+3 ये आपस में इक्वल है। समान भुजाएं जो थी, समान भुजाएं भी कह रहे हैं, इसका इन्होंने रेशियो अलग दिया हुआ है, ये 4x-1 2x+3। तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, इससे x का मान आ जाएगा। तो हमने ये इक्वल रखा, इस 2x को इधर लिया है, तो 4x-2x इज इक्वल टू 3 तो इधर ही था, इस 1 को इधर लेके गए, प्लस का हो गया, तो 3 + 1 4। तो यानी 4x में से 2x गए, 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 4, तो x बराबर 2 आ गया। तो अब ये दो मान जो है x का यहाँ पे रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे देखिए रखेंगे, 2 चौक 8, 8 में से 1 गए 7, तो 2 भुजाएं तो ये 7 7 हो गई, बराबर भुजाएं थी, सही आ गया। और यहाँ पे 2 तिया 6, 6 में से 2 गए 4, तो तीसरी भुजा ये हो गई। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 7 7 और 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये 7 7 4, तो परिमाप 7 7 4 ये मिलके 18 हो गया, तो ये 18 आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये? अच्छा, 170 में इन्होंने कहा है कि 2 3 5 का प्रतिशत रूप है। इनमें से कौन-सा जो है वो इस अनुपात में, कौन-सा प्रतिशत? तो जो प्रतिशत है वो भी इसी अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 20 30 50, अब इसमें 10 से तीनों में गुणा कर दें तो 20 30 50 हो जाएगा, तो यही सीधा अनुपात है। तो अगर 3 चीजें आपस में अनुपात में हैं, तो किसी भी नंबर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, यानी अगर ये इस तरह से लें 2x 3x और 5x, तो ये 2 3 5 के अनुपात में है। तो इसी तरह यहाँ पे x की जगह अगर हमने 10 ले लिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा आंसर जो है ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्डर बदल दिया, 20 30 50 तो लिया है, मगर यहाँ 50 पहले आ गए, तो अनुपात सही नहीं हुआ। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 5:2:3। ये अनुपात नहीं आएगा 2 3, 2 3 5 चौथे वाले में आ रहा है। और यहाँ तीसरे वाले में लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, तो ये भी गलत हो गया। तो इस वजह से ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, खाली 4 सही है। ठीक है, और इसी चीज को मैंने देखिए नीचे समझाया है कि ये किस तरह से है। तो अगर ये 100 ले लें और यहाँ पे x की जगह हमने 100 ले लिया और इसको 2/10 रख देंगे। देखिए 2 3 5 और 5 10 हो गए। तो 2/10 इंटू 100 प्रतिशत में इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा, 10 से 100 को भाग देंगे 10, तो 10 दूनी 20। तो 2 की जगह 20 आ जाएगा। अब 3/10, 10 जो है इन सबका योग है, तो 3/10 गुणा 100 करेंगे तो 3 दाई 30 आ जाएगा।
और 5 अगर लेंगे तो 5/10 गुणा 100, तो 10 से इसको भाग दिया तो ये 10 आ जाएगा, 10 पंजे 50। ठीक है, तो यही आना चाहिए था 2, 3, 5 का 20, 30 और 50। ठीक है, तो दोनों तरह से चेक हो गया। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हम्म, तो ये 171 है। इसमें कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो वो संख्या है। तो किसी संख्या के 3/4 तो उसको हम ले लेंगे 3/4x। ठीक है, और उसमें 2/3 जोड़ दिए तो ये मिलके कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया 3/4x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 15। तो इस 2/3 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 3/4x बराबर 15 माइनस 2/3। तो 3/4x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा तो 15 3 45, 45 में से 2 गए 43, 43/3 ये इधर था। और ये 4 और 3 जो है इनको राइट हैंड साइड लेंगे तो इधर 4 नीचे था, इधर जाके ऊपर हो जाएगा, और ये 3 इधर ऊपर था, इधर जाके नीचे हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 तिये 12, एक हासिल हुआ, 4 चौक 16 और 1 17, 172 ऊपर आ गया, 3 तिया 9 नीचे आ गया। 9 से इसे भाग देंगे तो 9 एकम 9, अब यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे 2, तो 82 हो गया। तो 9 ने में 81 होता है तो 1 बचा, तो 19 सही 1/9। यानी आंसर कौन सा सही हो गया, ये देखिए 19 सही 1/9, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 172। यहाँ पे अंदर से हम हल करते हुए चलेंगे, एक को एक से भाग दिया तो एक ही आएगा। अब ये एक आएगा, फिर इससे एक को भाग देंगे तब भी एक आएगा। अब यहाँ पे एक में एक जोड़ेगा तो ये एक और एक दो हो जाएगा, और इस दो से इस एक को भाग दिया जा रहा है तो ये देखिए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक, और यहाँ पे भाग का निशान है प्लस ये वाला एक, और यहाँ 1/2 हो गया। तो 1 और 1/2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब एक को 3/2 से भाग देंगे, इस भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए और इसको उलट दीजिए, यानी इसका इनवर्स ले लीजिए, प्रतिलोम। तो 2/3 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और नीचे 3 रह गया तो 2/3 आ गया, तो यानी यही इसका आंसर होगा। ये आपको दिख नहीं रहा था, एक बार फिर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस एक को एक से हम भाग देंगे तो एक आ जाएगा, और इस एक को फिर इस एक से भाग देंगे तब भी एक आएगा, यानी यहाँ पे ये 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ भाग का निशान था, यहाँ पे एक था, यहाँ ये, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये पोजीशन आ गई, और यहाँ पे एक को इससे भाग दिया जा रहा है। तो ये देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इसको मैंने ये भी यहाँ ऐसे दिखाया था, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 हो गया, और 1/2 ये आ गया। तो एक को विभाजित किया हमने 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 ये मिलके 3/2 हो जाएगा। तो एक को 3/2 से भाग देंगे तो भाग का निशान बदल के इसको 2/3 कर दिया जाएगा। तो 2 एकम 2, 2/3। इस तरह से 2/3 हमारा आंसर हो गया, और 2/3 कहाँ पे, 3 नंबर पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये 172 था, ये 173 है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का मासापा 4 दिया हुआ है तथा लासापा इतने हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मासापा गुणा लासापा बराबर
दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यदि एक संख्या ये दी है तो दूसरी निकालने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए संख्याएं x और y हैं और मासापा यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इन दोनों को, इसको हम m मान लेते हैं, इसको एलसीएम यानी लासापा, इसको l दे देते हैं और संख्याएं मान लीजिए x1 और x2 हैं। तो ये फार्मूला होता है m इंटू एल इज इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मासापा यानी मासापा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और लासापा लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM। तो m इंटू एल इज इक्वल टू x1 इंटू x2। अब इसमें एक दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। तो मान लीजिए x1 अगर हमें निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका होगा HCF इंटू LCM अपॉन x2। तो वो फार्मूला यहाँ उठा के मैंने लगा दिया। देखिए HCF 4 था और LCM 496 था, और इनमें से एक संख्या ये 124 थी। तो ये तीनों को मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में अप्लाई कर दिया। इससे इसको विभाजित करेंगे तो 4 बार चला जाएगा और 4 चौक 16 हो गया, यानी दूसरी संख्या 16 होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 174। इसमें समबाहु त्रिभुज है, यानी समबहुभुज। अच्छा, त्रिभुज नहीं है, समबहुभुज है, जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप जो है 45 डिग्री है। में भुजाओं की संख्या कितनी हो। अब देखिए बहुभुज में संख्याएं कितनी है निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बहिष्कोण है उससे भाग दे देते हैं। और ये बहिष्कोण से भाग क्यों देते हैं, जो अंतःकोण ये केंद्र पे बनता है वो और बहिष्कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर इस सर्किल को डिवाइड किया जाए तो ये जो इसका कोण है, ये इसकी परिधि को जहां पे विभाजित करेगा, ये जो रेखा है विभाजन करने वाली, यही साइड होती है उस बहुभुज की। तो कितनी भुजाएं होंगी ये निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि ये जो अंदर वाला कोण है जो केंद्र पे बनता है, वो अगर आपको पता हो, उससे आपको 360 में भाग दे देंगे। 360 को यानी इस एंगल से, ये मान लीजिए ये यहाँ पे 45 ये आ रहा है, ये अगर थीटा होता तो इसका फार्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा। जो भी केंद्र पे यहाँ कोण बन रहा है वो उससे इसे विभाजित कर दें तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है, यानी n इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया, 360 बटे 45 करेंगे, 45 से इसे भाग देंगे तो 8 आ जाए, ठीक है। क्योंकि 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, तो ये 8 इस तरह से आया। तो ये 3 नंबर पे 8 दिया था, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। तो ये 175 दिया था, इसमें चतुर्भुज ABCD में एंगल ADC के कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये समकोण है और इसमें एक एंगल ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख तो रहा नहीं है कि कोटि पूरक किसका है। असल में क्या है कि यहाँ से अगर हम लें और इसको 90 डिग्री बनती हुई एक लाइन ये खींच दें इस तरह से, ठीक है, तो ये कोण जो बनेगा ये इसका कोटि पूरक होगा। लेकिन कोटि पूरक का यहाँ पे सेंस कुछ समझ में आता है, नहीं आता। असल में क्या है कि देखिए
यहाँ पे चारों कोण को जोड़िए। 4 दिए नहीं है, 3 दिए हैं, तो 3 को जोड़िए और 360 में से माइनस कर दिए। क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है और 3 दे रखे हैं, तो इन 3 को जोड़ के अगर 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये वाला कोण आ जाएगा। ये मान लीजिए x है, ये x आ जाएगा। वो निकालने के लिए यानी ये ADC हमने निकाल लिया। 360 माइनस 100, 112 और 67 इन तीनों को जोड़ दिया और इसमें से घटा दिया। इन तीनों का योग 279 आया, 360 में से घटाया तो 81 आया। तो इसका कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा? अब ये 90 डिग्री है, तो इसमें से ये x जो है ये 81 आ गया, तो इसका कोटि पूरक कोण ये था। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 81। ठीक है? और ये कह क्या रहे हैं? ADC जो है इसके कोटि पूरक कोण। तो इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है? अब 9 यहाँ पे दिया नहीं था। इन्होंने घुमा के क्या किया? इन्होंने यहाँ पे कोटि पूरक कोण का संपूरक कोण कहा है। ठीक है? तो ये तो हो गया कोटि पूरक कोण यानी 9 डिग्रीज का। ठीक है? ये 81 अंदर आ गया। अब इसका इन्होंने सीधा ये कह के कि इसका संपूरक कोण बताइए, ये नहीं, बल्कि इसका जो कोटि पूरक कोण है उसका संपूरक कोण क्या होगा। तो कोटि पूरक कोण तो ये हुआ 9 डिग्री, और ये 9 डिग्री का संपूरक क्या होगा। तो इन्होंने इसका संपूरक न पूछ के इस कोटि पूरक का संपूरक कोण पूछा है, तो घुमाया है इसमें। ठीक है? तो इसीलिए मैंने ये अलग से बना के दिखाया था कि ये है कोटि पूरक। तो आमतौर पे बच्चों ने इसको लेके इसको 81 निकाला होगा और 180 में से घटा दिया होगा, लेकिन वैसे नहीं निकालना था। तो 180 में से अगर आप 81 घटा देंगे तो 99 आता है। 99 इसमें कोई आंसर ही नहीं। ठीक है? तो बच्चे चकरा गए होंगे कि कौन-सा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये 9 डिग्री जो आया है, इसका संपूरक पूछा है। तो कोटि पूरक ये मैंने निकाल के दिखाया है, वो क्या हो जाएगा? कोटि पूरक तो 90 माइनस 81 यानी 9। तो ये 9 डिग्री ये वाला कोण है। और इस कोटि पूरक का, इसको जो x ये मैंने दिखाया था, इसका कोटि पूरक निकालना था और ये x जो है ये हमारा 81 आया, यानी ये कोण 81 आया। तो इसका कोटि पूरक 81 का 9 हो जाएगा, क्योंकि 81 और 9 90 होता है। ठीक है? अब इस 9 का संपूरक कोण पूछा है, तो 9 का संपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे, वो 171 आएगा। तो यानी इसका आंसर 171 यानी तीसरा ये जो ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा-सा इन्होंने चकराया है आप लोगों को। ये देखिए, अब ये है 176। इसमें कह रहे हैं निम्न चित्र में 3 बिंदु ए बी सी ये हैं। एक वृत्त पर स्थित हैं, तो ये वृत्त दिया हुआ था, इस पे स्थित है। तो बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और ओ जो है इसका केंद्र है। तो यदि एंगल ए बी सी, तो ए बी सी ये अगर 100 है तो ए ओ सी का मान हो। अब यहाँ पे ए ओ सी, एक तो देखिए नीचे बन रहा है, ये कोण भी ए ओ सी कहलाएगा और ये भी ए ओ सी कहलाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा आपको चक्कर में डाला कि कौन सा कोण होगा। तो देखिए इस 100 का 2 गुना ये वाला कोण होगा। केंद्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण के दुगने होते हैं, अगर एक ही अंतःखंड में बने। यानी ये AC जो है इस अंतःखंड में बना परिधि पर को बना कोण जो है वो केंद्र पर बने कोण के आधा होगा, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तो यानी ये 200 होगा। ठीक है? अब इसमें 200 आंसर कहीं नहीं।
तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये वाला पूछा है, नीचे वाला AOC, ये सा वाला, ये सा पूछा है, ये नहीं पूछा था। ये पूछा होता तो यहाँ 200 दिया हुआ होता। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 200 को घटा दीजिए, क्योंकि केंद्र पर बने हुए सारे जो कोण है उनका योग कितना होगा, 360 होगा। तो 360 में से 200 को घटा दीजिए तो 160 आ जाए, यानी 160 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। तो ये 177 है। इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन शून्य के बराबर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे शून्य प्लस 10 दिया है तो 10 के ही बराबर होगा, और यहाँ शून्य गुणा शून्य, ये शून्य होगा। ये शून्य को किसी नंबर से भाग दें, ये भी शून्य होगा। -5 और 5, इनका टोटल 0 हो गया, 0/6 0 हो गया। तो यानी ये तीनों शून्य हैं, ये शून्य नहीं है, चूंकि इसका मान 10 होगा, यानी यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए 178। यहाँ कह रहे हैं 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, इनवर्स प्रोपोर्शन इसका। ठीक है, यानी इसका इनवर्स क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसा नंबर जिससे इसको गुणा करे तो आंसर 1 आ जाए, वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये कितना है, 3×3 = 9 और 1 10/3 है ये। तो इसका इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 10/3, इसका जस्ट उल्टा 3/10। क्यों, देखिए 10/3 को अगर हम 3/10 से गुणा कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आ जाए, वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिलोम आया है 3/10 आया, अब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, 3 को 10 से भाग दे दिए तो 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ भी चकराने के लिए पॉइंट में दे दिया है, करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैथ आती है इतना तो आप निकाल ही सकते हैं कि 3/10 और 0.3 एक ही चीज है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बचे दो क्वेश्चन, 179 और 180। टोटल 180 क्वेश्चन थे, यही दो आखिरी क्वेश्चन बचे। तो आंकड़ों 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 की मध्य का है। मध्य का निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में रखने के बाद जो बीच का पद है वही मध्यिका होती है, तो इसलिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इसमें छोटी संख्या सबसे जो है वो 12 है, 2 बार आई थी, 12 पहले लिख ली। उससे बड़ी 13 थी, 13 लिख ली। उसके बाद 14 थी, 14 लिख ली, 3 बार 14 भी आया है। इसके बाद 16 आया है, और सबसे बड़ी संख्या ये 19 है, सबसे अंत में 19 आया, तो ये बढ़ता क्रम हो गया। अब इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से बीच का कौन होगा, जिसके दोनों तरफ बराबर नंबर हो। तो इसमें 5वां हो जाएगा, क्योंकि 5वें के उल्टी तरफ भी देखिए 4 नंबर होंगे और दाईं तरफ भी 4 होंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 4 है, तो यानी बीच का हो गया। बीच के नंबर को ही मध्यिका कहते हैं। तो कौन सा नंबर है, 14 है, इसलिए 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा इसको कैलकुलेट करना था। देखिए अगर माइनस दिया हुआ है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +7/9 आ जाएगा। अब प्लस लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, इनमें सब में, इन दोनों में तो माइनस लिखा हुआ था, तो ये तो नहीं होंगे। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, मगर यहाँ पे उल्टा दिया हुआ था,
तो ये भी नहीं होगा। तो यानी सही आंसर कौन-सा है? ये आंसर 7/9 आपने निकाला। तो आज इस तरह से आपका ये पेपर था जो कि 2024 में आया था, लेकिन ये कहलाता 2025 का पेपर है। तो यहाँ पे आपके पेपर में इसलिए आपने देखा होगा कि जो लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था? वो 2025 का लिखा हुआ था। क्योंकि 2025 में आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है? इसलिए 2025 का कहलाता है। तो ये 2025 वाला जो आपका पेपर था, कौन-सा पेपर था ये? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो ये आज पूरा हुआ। तो इसका हल मैंने पूरा करके दिखा दिया है। अब आप लोग अपने आंसर्स इससे मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वाक़ई आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अब मैं कल छुट्टी रखूँगा और परसों से आपका ये मैथ का क्लास अब डेली चलेगा। अलावा संडे के ही चला करेगा, मंडे से सैटरडे तक। तो जो बच्चे भी इच्छुक हैं मैथ सीखने के, तो उन सबको मैं फ़िलहाल 8वीं की गणित सिखाऊँगा, हिंदी मीडियम वालों को। तो जो मेरे पास बच्चे आए थे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो सब चूँकि हिंदी मीडियम से थे, तो मेरा सोचना यही है कि उनको मैं कुछ फ़ायदा और पहुँचा दूँ। का ये एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उनको कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा शायद मैथ में। तो मैंने किताबें जमा कर ली हैं। कुछ किताबें मुझे अल्तमश ने ला दी हैं जिसमें मैथ, साइंस है और एसएसटी की अभी एक ही मिली है, हिस्ट्री की मिली है, तो वो भी ले लेते हैं। मैंने 1-2 लोगों से और भी कहा हुआ था, वो फैज़ान साहब ने भी कहा है कि मैं अरेंज कर दूँगा। तो इंशाअल्लाह मुझे मंडे को वो भी मिल जाएँगी जो बाकी रह गई। तो इंशाअल्लाह मंडे से जो है आपका 8वीं क्लास का मैं जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो सारी दूर करने की कोशिश करूँगा और जैसा कि मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैथ में सबसे ज़्यादा परेशानी है, तो सबसे पहले मैथ का कोर्स आपका कंप्लीट कराऊँगा। तो अभी मेरी कोशिश ये है कि जो चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं, वो पहले कराऊँगा, लेकिन उससे पहले जो चल रहा है, ताकि आप क्लास में पिछड़े नहीं, वो चैप्टर मैं पहले करा दूँ। तो इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा भी था कि अभी चल कौन-सा रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे छठा चैप्टर बताया है, कुछ ने 8वाँ बताया है। तो ऐसा करता हूँ मैं, छठा पहले आता है, तो पहले छठा मैं चैप्टर करा देता हूँ और उसके बाद मैं सीधा 8वाँ करा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों के स्कूल में 8वाँ चल रहा है, वो भी अपडेट हो जाएँ, छठे वाले भी। इसके बाद मुझे बता दीजिएगा कौन-सा चैप्टर चल रहा है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि छठा और 8वाँ एक साथ कर दें। तो जैसा भी हो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देना कि आपके यहाँ कौन-सा चल रहा है। मैं वो सारे चैप्टर एक साथ भी ले सकता हूँ। मैं ऐसा कर लूँगा 1 घंटे में आधा घंटा मैं छठा चैप्टर करा दूँगा, आधे घंटे में 8वाँ करा दूँगा। तो मुझे बता दें आप कल पक्का कि कौन-कौन से चैप्टर आपके यहाँ एट प्रेज़ेंट चल रहे हैं। क्योंकि दिशा ने लिखा था कि उनका 5वाँ चल रहा है। कुछ बच्चों ने, दूसरी लड़कियों ने लिखा कि उनका छठा चल रहा है और अल्तमश से मैंने पूछा था, वो कह रहे थे 8वाँ चल रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे तो मेरे पास सुंदर लाल के थे जो लड़के थे। तो अल्तमश भी सुंदर लाल में है, तो इसका मतलब सुंदर लाल में तो 8वाँ चैप्टर चल रहा है और लड़कियों के स्कूल में शायद कुछ के में 5वाँ, कुछ के में छठा चल रहा है। तो थोड़ा-सा मसला ये है कि कौन-सा शुरू किया जाए। तो मुझे कल आप लोग ज़रा एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा कि कौन-कौन से स्कूल में कौन से चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा बीच का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो अगर 2 चैप्टर चल रहे हैं तो ये हो सकता है कि आधे घंटे में एक पढ़ा दूँगा, आधे घंटे एक, तो दोनों को साथ-साथ पूरा करा देंगे। ठीक है? तो इंशाअल्लाह
अच्छा, सुभान अलीम का मैसेज आया, 5 हो गया। और किसका, और किसी का कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए 5 हो गया, तो 6 और 8 के बीच में रहा डाउट। सुंदरलाल में 8वां चल रहा है और लड़कियों के यहाँ ज्यादातर के छठा चल रहा है। यही बात है। तो कल मुझे कंफर्म कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं वही उसी हिसाब से मंडे को स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। ओके। तो अब खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।